हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग 1000 प्रश्नों का सीरीज़ देख रहे हैं आगामी सीटेट की दिसंबर वाली परीक्षा के लिए 2022 में, जिसके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम लोग पाठ्यक्रम के अनुरूप सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारा संपूर्ण पाठ्यक्रम कम समय में और आसानी से पूरा हो जाए। अभी जो हिसाब से सीटेट का लास्ट पेपर हुआ था उसमें आपने प्रश्नों को देखा होगा, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया कहीं न कहीं जिनके कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर थे उनके रिज़ल्ट बहुत आसानी से हो गए। तो हमारा प्रयास है कि कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया जाए एमसीक्यूज़ के माध्यम से, और ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं सीटेट में वो रिपीटेड होते हैं, बस वहाँ पे वर्ड बदल दिए जाते हैं, जो भी शब्द होते हैं। अदरवाइज़ फॉर्मेट वही रहता है सीटेट का। अगर आप 15 सालों का प्रश्नों को हल करके जाते हैं तो आप पाएंगे कि ज़्यादातर प्रश्न एक दूसरे से कोरिलेट करता है, तो वो आपके एग्ज़ाम को और आसान बना देती है। तो वही हम लोगों का भी प्रयास है कि एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया जाए, और बाकी जो भी फैक्चुअल चीज़ें ईवीएस में या जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया जा सकता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में। वो सेपरेट वीडियोज़ रहेंगे जिसके माध्यम से आप संपूर्ण सिलेबस को आसानी से कवर अप कर सको। तो आज का पहला प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह जो कथन ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये रॉस के द्वारा कहा गया कथन है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर कथन से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, तो हम लोग कथन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। आपको नहीं आते हैं तो आप नोट्स कर लेंगे, ये बहुत ही काम की चीज़ें। हो सकता है कि 3-4 प्रश्न डायरेक्टली इस पर आए, तो इसको आप नोट्स कर लें कि वातावरण व बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इसका उत्तर होगा रॉस। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 बल देता है, यानी किस पे ये बल देता है? ऑप्शन 1 है करके सीखने पर, ऑप्शन बी है रटने पर, ऑप्शन सी है समस्या हल करने पर, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, एनसीएफ 2005 का जो उद्देश्य था उसमें था कि बच्चों को स्वयं मूल्यांकन करके सीखने पर बल दिया जाए, उनको मौका दिया जाए जिससे वो खुद ही अपना आकलन कर सके, उन्होंने क्या गलतियाँ की हैं, क्या उन्होंने पॉइंट्स मिस किए, तो वो उन्हें खुद को मूल्यांकन करने का अवसर देती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा करके सीखने पर। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित 4, स्वतंत्र 4, मध्यस्थ 4, या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी, यहाँ पे जो प्रश्न है वो शिक्षण जब वो ग्रहण करता है तो इसमें विद्यार्थी का रोल पूछ रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आश्रित 4, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि किसी दूसरे पे वो आश्रित है। दूसरा है स्वतंत्र 4, यानी वो स्वतंत्र रूप से शिक्षण प्रक्रिया में शामिल है, यानी खुद से सीखता है, उसे जो इच्छा करती है। और तीसरा है मध्यस्थाचार, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो, आश्रित 4 होता है कि शिक्षक पे ही टोटली जो बच्चा होता है वो डिपेंड होता है। तो अगर इस क्रिया को हम फॉलो करेंगे तो इससे क्या होगा कि बच्चों को सीखने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। वो जो अपनी मन की क्रियाएं करना चाहते हैं उनको वो क्रियाएं करने का अवसर नहीं मिलेगा, जिससे हो सकता है कि उनका सामूहिक विकास संभव नहीं हो सकता है कि उनकी रचनात्मकता में कमी आ जाए। तो पहला तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा है स्वतंत्र 4। देखो, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है, उसे स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वो स्वमूल्यांकन कर सके, जिससे वो नई नई चीज़ों को सीख सके, जिससे वो विभिन्न क्रियाओं में भाग ले सके। तो ये हो सकता है। और तीसरा है मध्यस्थ 4। मध्यस्थ 4 का अभिप्राय यहाँ पे है कि विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के मध्य में ऐसी बॉन्डिंग स्थापित किया जाए जिससे दोनों एक दूसरे के लिए सहयोग करें, दोनों एक दूसरे के परस्पर संबंधित हों। तो हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि सीटेट के एग्ज़ाम्स में और ख़ासकर पेडागोगी सेक्शंस में वही ऑप्शन ज़्यादा वैल्यूएबल है, मान्य है, जो ज़्यादा सकारात्मकता दिखाती है, ठीक है। तो
इसमें तो ऑप्शन 2 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस है कि शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है, वो मध्यस्थ की भूमिका में है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है। यानी पूछ रहा है इसमें प्रश्न में कि एनसीएफ 2005 जो करिकुलम आया था उसमें शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रिया को अनुशंसा किया गया, यानी उसमें मांग की गई, तो वो कौन है वो देखते हैं हम लोग। पहला है, महिलाओं के प्रति आदर जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाए। दूसरा है, नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए। तीसरा है, शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए। और चौथा है, शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो जैसा आपने पढ़ा होगा एनसीएफ की जो भी कार्यविधि है वो कैसे करता है, हम लोग जितने एनसीएफ से संबंधित प्रश्न है इस लेक्चर्स में देखने का प्रयास करेंगे, और जो प्रश्न बन सकते हैं वो आने वाले दिनों में हम लोग कवर अप कर लेंगे। इससे क्या होगा, एनसीएफ से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वो आप आसानी से हल कर लोगे बिना कहीं से पढ़े हुए। ठीक है, तो आपको पता है कि महिलाओं के प्रति जिम्मेदारी विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने का अनुशंसा 2005 की एनसीएफ में की गई थी। ठीक है, इसका अगला ऑप्शन को हम समझने का प्रयास करते हैं कि नैतिक शिक्षा। देखो, नैतिक शिक्षा का अर्थ है कि किसी बच्चे में नैतिकता का भाव उत्पन्न करना। नैतिकता से अर्थ है कि उसके अंदर में जिम्मेदारी बढ़ाना, आस पड़ोस के लोगों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करना, तो उसी मोरल थिंकिंग कहते हैं, मोरल एजुकेशंस कहते हैं। ठीक है, तो ये नैतिक शिक्षा का अर्थ है। देखो, प्रश्न कहीं से भी आए, लेकिन हमारा प्रयास है इस सीरीज में कि जो भी ऑप्शंस है हमें उसको भी समझने हैं, जिससे कि कोई भी जो अंश है सिलेबस का वो ना छूटे। तीसरा इसमें ऑप्शन है कि शांति शिक्षा। देखो, शांति शिक्षा से अलग विषय के रूप में हम पढ़ा कर करेंगे क्या? पहली बात तो चलो हम एक पढ़ा सकते हैं कि शांति बनाने के लिए, जैसे आप गांधी जी के असहयोग आंदोलन में अहिंसा का प्रयोग हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो, ये भी हो सकता है। जो विश्व शांति में बहुत कम देश रुचि ले रहे हैं, ज़्यादा अलगाववाद को बढ़ावा देना, तो एक विषय के रूप में भी पढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल पढ़ाया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि शांति विषय से लोगों में क्या होगा कि एक सहज भावना होगी, एक सहानुभूति उत्पन्न होगी, दूसरे समुदाय के प्रति उनमें एक अच्छा मैसेज जाएगा। ठीक है, और शांति शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। यानी एनसीएफ 2005 का जो है जो एक्ट आया था उसमें गुणवत्ता यानी जो क्वालिटी एजुकेशन से क्वालिटी प्रोस्पेक्टस है उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों को महत्व दिया गया है। ठीक है, अब हमेशा प्रयास करना कि पहले प्रश्नों को समझें और फिर ऑप्शंस के चारों ऑप्शंस के पढ़ें। इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा और आपको प्रश्न हल करने में आसानी होगी। पहला है भौतिक संसाधन यानी मटेरियल रिसोर्सेज। देखो, गुणवत्ता आयाम जो है, तो गुणवत्ता का मतलब है क्वालिटी, यानी शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को वो चीज़ें प्रदान करना जिनसे उनको पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़े, जिनसे उनमें रचनात्मकता है, जिनसे उनको कुछ को जो भी क्रिया कर रहे हैं उसमें उनको स्वतंत्रता हो। तो पहला तो ऑप्शन होगा ना, मटेरियल रिसोर्सेज है, उसका काम तो दूसरी चीज़ों में होगा, इंफ्रा वगैरह डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये नहीं होगा। दूसरा है शिक्षित एवं अभिप्रेरित शिक्षा, एजुकेटेड एंड इंस्पायर्ड टीचर्स। प्रश्न क्या था? गुणवत्ता। देखो, गुणवत्ता सुधारना है तो उसमें एजुकेटेड टीचर ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है कि बच्चों को वो चीज़ें प्रदान करें जिससे उनकी रुचि बढ़े। शिक्षित जो भी एजुकेटेड एंड इंस्पायर्ड टीचर है, हाँ, वो हो सकता है कि विभिन्न तरीके की दृष्टिकोण अपनाए। अगला ऑप्शन है बालकों के लिए ज्ञान संदर्भ में संरचित अनुशिक्षका। देखो, पहले ही बात है कि हमें एक सामूहिक
सामूहिक वातावरण देना है जिसमें सभी बच्चे एक समान हो। इसमें सिर्फ बालक का कह रहा है, तो तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। अभी हम लोग दूसरा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अगला है कि बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधारो, स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस एंड करिकुलम इम्प्रूवमेंट फॉर चिल्ड्रन। देखो हाँ, ये हो सकता है। अगर आप एक संरचित एक्सपीरियंस और एक जो भी उसका पाठ्यक्रम है उसमें सुधार लाते हो, उसमें आप मॉडर्न एजुकेशंस को शामिल करते हो, उसमें जो समय की मांग है साइंस की, उसमें जो मांग है समय की लैंग्वेज स्किल्स की, अगर आप उस पर फोकस करते हो तो उसकी गुणवत्ता में सुधार आ सकता है। सोशल स्किल्स की बढ़ावा देते हो आप, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया क्योंकि, यानी जो 2005 में एक्ट है उसमें बहुभाषा, एक से ज़्यादा भाषा को जो समर्थन दिया गया उसके लिए क्यों दिया गया, प्रश्न ये पूछ रहा है। ऑप्शन है, यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। दूसरा है, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट पाए। तीसरा है, यह बालकों को अपने विकास के लिए प्रोत्साहन देगा। और चौथा है, उपरोक्त सभी। देखो, अगर हम एक से अधिक भाषा का प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या होगा कि बच्चों को, अगर वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, ठीक है, अगर हम इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं लेकिन उसकी स्थानीय भाषा भोजपुरी है, मैथिली है, हिंदी है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, तो इससे क्या होगा कि उसकी जो पढ़ने के प्रति स्वभाव है, प्रकृति जो उसके, उसमें नेचर्स में उसके बदलाव आएंगे, तो कहीं ना कहीं वो उसके प्रति आकर्षित होगा। तो पहला ऑप्शन, ये तरीका प्रत्येक बालक सुरक्षित में, हाँ, इससे वो बहुभाषा से होगा कि हाँ उसे अच्छा फीलिंग्स आएगा कि नहीं, मुझे भी अपने लैंग्वेज को प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो पहला ऑप्शन सही होंगे। दूसरा है, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई, हाँ बिल्कुल, अगर उसे स्थानीय भाषा में शिक्षा दी जाती है, अभी आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी देखा होगा कि स्थानीय स्तर पे ही उसको प्राथमिक शिक्षा देनी है, तो ये भी सही है। तीसरा है, बालकों को अपने विकास के लिए बिल्कुल प्रोत्साहन देगा, अगर उसे बहुभाषित होगा तो उसके स्किल्स मजबूत होंगे, उसे कार्य करने में रुचि आएगी, पढ़ने में मन लगेगा, कक्षाएं रेगुलर निरंतर करेंगे वो, तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में 2000 में बात की गई। तो ऑप्शंस है, ज्ञान अस्थाई है व दिया जाता है, तथा ज्ञान से विकास होता है और इसकी संरचना होती है। अगला ऑप्शन है, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र की ओर। तीसरा है, विद्यार्थी केंद्रित में अध्यापक केंद्रित की ओर। और चौथा है, कोई नहीं। तो देखो, एनसीएफ में जो बात कही गई है वो बात कही गई है, इसकी संरचना होती है, बिल्कुल नहीं। शैक्षिक केंद्र, विद्यार्थी केंद्रित, अध्यापक केंद्रित। देखो हाँ, जो शिक्षा में है वो स्टूडेंट केंद्र सेंटर्ड की बात कही गई है, जो बच्चों को समझ में उनके अनुरूप ही कार्य किया जाए, उनके अनुरूप ही शिक्षा दिया जाए, जिससे उनकी रुचि बढ़ेगी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला है प्रश्न, एनसीएफ 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया। कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, ऑप्शनल। विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरीय परीक्षा संचालन। तीसरा, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा ऐच्छिक हो, ये सभी। देखो, पहला तो इसका जो है वो है कि परीक्षा ऐच्छिक हो, इसका कोई बात ही नहीं। अभी भी देख रहे हो आपकी 12 तक की क्लासेस चल रही। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात आई भी थी कि इसमें चेंजेस लाएंगे, हम 8 to 12 करेंगे, बट इसमें भी नहीं है, तो ये तो नहीं है। दूसरा है कि विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरीय परीक्षा। आप देख रहे हो कि एनसीएफ 2005 के लागू होने के बाद जो भी स्टेट्स है वो अपने बोर्ड्स के माध्यम से पेपर्स ले रहे हैं, जैसा बीएससीबी बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, बंगाल बोर्ड है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अगला है, एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, यानी बाहरी शिक्षाओं को प्रोत्साहन। दूसरा है, रटने का महत्व प्रदान न करना।
प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि सम्मिलित नहीं है, तो इसमें तो रटने का महत्व को प्रदान करना ही नहीं, तो ये तो सही है, तो ये गलत, ये तो होगा ही नहीं। तीसरा, पुस्तकों को बाहर का ज्ञान, ये भी सही है, तो इसमें पूछ रहा है गलत, तो ये भी नहीं होगा। अगला, ज्ञान को वास्तविक जुड़ना, जीवन से जोड़ना, तो ये भी एनसीएफ 2005 में बात कही गई थी, तो ये तीनों सही है और पहला गलत है। आप हमेशा याद रखेंगे, अगर आपको प्रश्न में समझ में नहीं आ गई कौन सही है तो आप एलिमिनेट कर देना। जैसे पहला ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे तो आपके पास 3 बचे, फिर दूसरा करोगे तो 2 बचे। इस माध्यम से भी आप प्रश्नों को हल करोगे तो आपको आसानी होंगे। आज का आखिरी प्रश्न है, शिक्षण के आधार पर पाठ्यक्रम के कितने चर हैं? देखो, शिक्षण के आधार पर पाठ्यक्रम के 2 चर हैं, ठीक है, तो इसके उत्तर हो जाएंगे 2। आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। आप अगर इन 10 प्रश्नों को भी हल कर रहे हो आसानी से, अगर आपने समझा है, तो आपको इन सीएफ के जो भी प्रश्न आएंगे एग्ज़ाम हॉल में वो कहीं से गलत नहीं होंगे। बस आप अपने ऊपर भरोसा रखिए और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। कल ही डीएलएड का सेकेंड ईयर का रिजल्ट्स भी आया है, तो अब आपके पास समय नहीं है, समय बहुत ही कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। देखो, मैं एक चीज़ कहूँगा कि जब तक इंसान असफल नहीं होता ना, उसे सफलता के बारे में पता ही नहीं चलता। तो वो सोचता है कि मैं तो सफल हो ही जाऊँगा, मैं ही हूँ जो सफल हो सकता हूँ। तो ये भ्रम आप बिल्कुल भी ना पालें। आप प्रयास कीजिए कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, बस मुझे निरंतर सीखना है, सीखते ही जाना है। इससे क्या होगा कि आपकी परीक्षा के प्रति थोड़ा सीरियसनेस आएगी, और नहीं तो आप अदरवाइज़ कितना भी आप जान रहे हो लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद अच्छे फेल्स कर जाते हैं। ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल्स मैंने देखे। तो तब तक के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।